अच्छा सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपको लगता है कि आप जो है पूरे संगठन को कंट्रोल कर पा रहे हैं? निश्चित ही देखिए, केदारनाथ तक पैदल गए थे, भगवान भोले बाबा को जल अभिषेक हम लोगों ने किया हाँ, था। आपकी खुद की मौजूदगी थी, फिर भी वो सीट रह गई। ये भी आश्चर्य नहीं है, आपके लिए भी एक रिसर्च का विषय और मेरे लिए भी। बीजेपी में बहुत ज़्यादा असल-पसल है इस समय। कांग्रेस समान ही है, कांग्रेस में चीज़ें मुझे बहुत नॉर्मल दिखती हरीश रावत जी, उनका एक बयान आया है, संगठन का सृजन जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्राह्मण कर सकते हैं। हैं। क्या देखिए उनका मतलब आप उसमें कितना सहमत हैं? देखिए, उन्होंने उसी बात को कहा जो नवसंकल्प में। पहले सफ़ेद टोपी पहनता कौन था? वो तो सर पुरानी बातें हो नहीं, चुकी नहीं, हैं, आज लेकिन अभी भी, रिसेंटली अभी जो तो उन्होंने रिसेंटली, जैसे अभी तो बोला इंदिरा है। जी की डेथ तो अभी 3 साल पहले हुई है इस बार। किशोर उपाध्याय जी भले ही आज बीजेपी में चले गए, वो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। हालात ठीक नहीं है प्रदेश के। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं 1001 करोड़ का अपने ब्रांड ठीक करने में, धाकड़धामी और हैंडसम धामी बनाने में कर दे रहे हैं। अच्छा, अगर 27 में कांग्रेस आती है, आपकी पार्टी सत्ता संभालती है, तो क्या ऐसे मुद्दों पे निश्चित, कार्रवाई होगी? निश्चित ही, जितने दोषी हैं वो जाएंगे अंदर? निश्चित ही। आपसे आज कह रहा हूँ, अगर हमारी चली, लेकिन लड़ेंगे जरूर, लड़ते हुए दिखाई भी देंगे अपनी सरकार में। भगत सिंह जी से आपके संबंध कैसे हैं? भगत सिंह जी से देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके अंदर एक आग है। उस आग का सही इस्तेमाल सही डायरेक्शन में हो जाए तो नमस्कार, आज के हमारे गेस्ट हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। नमस्कार सर, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, हम्म। अब एक ही साल बचा है लगभग, तो कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आप लंबे समय से एक प्रोसेस देख रहे होंगे पिछले 3 साल से। उत्तराखंड में कांग्रेस कैडर पे काम कर रही थी और जो नवसंकल्प के हमारे सिद्धांत तैयार किए गए पार्टी के द्वारा, उस पर हम काम कर रहे थे और हमने जो ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे हमारे संगठन का ढांचा एक खड़ा किया है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस समय हमारा बूथ लेवल पे हम लोगों के काम स्टार्ट है, चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम जनवरी फर्स्ट वीक तक अपनी बूथ कमेटियों का भी पूरा गठन कर लेंगे। और लगातार हमने कुछ चेंजेस किए हैं हाईकमान के निर्देश पे। इसमें भी हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रहा है, नए जिला अध्यक्ष, उसके बाद हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है। वो प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है और जिला अध्यक्षों का तो मुझे उम्मीद है इधर जल्दी ही एक लिस्ट हमारे को सामने आ जाएगी। उसके बाद पीसीसी का गठन भी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा और यही तैयारियां हमारी हैं। और लगातार, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो अंकिता भंडारी से लेके तमाम महिला अपराध के मामले हों, चाहे वो खनन से संबंधित हों या मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, डिपार्टमेंट्स को लेकर चीज़ें हों, उनको लेकर लगातार कांग्रेस काम कर रही है। और हम लोग पहले की तरह नहीं कर रहे, हमने थोड़ा चेंज किया। हम अब किसी एक पर्टिकुलर बड़े शहर में कोई बड़ा प्रोग्राम करने से परहेज करते हैं। हम साल के 2 या 3 बड़े प्रोग्राम करके बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हमारे ब्लॉक लेवल पे हो रहे हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि भागीदारी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कुनीति और गलत कामों के खिलाफ हम लोगों की सहभागिता को बढ़ा रहे हैं। उससे कांग्रेस को स्ट्रेंथ मिली है और यही कारण है कि हम दोनों बाई इलेक्शन जो हुए उनको जीतने में कामयाब रहे। अच्छा सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपको लगता है कि आप जो है पूरे संगठन को कंट्रोल कर पा रहे हैं? निश्चित ही देखिए, मेरे समझ से अगर आप पैनी नज़र डालें, जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, चाहे वो कोई घटना घटी है या कोई प्रोग्राम्स करने हैं हमारे को, या हमको एआईसीसी से कोई प्रोग्राम मिला, हमारा कोई प्रोग्राम फेल नहीं रहा। चाहे वो सीबीआई दफ्तर का घेराव रहा हो, चाहे वो अभी हमारा ये सिग्नेचर प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बड़े प्रोग्राम हरिद्वार, देहरादून, इवन छोटी जो कस्बे हैं उनमें भी हुए हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि वर्कर कैडर जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। और बाई इलेक्शंस आज तक कोई विपक्षी दल नहीं जीता है किसी से। हमने 2 जीते और 2 हारे भी, तो उसको बहुत, मैं उसको भी रिजल्ट को ठीक मानता हूँ कि बागेश्वर में हम जो मेन इलेक्शन था 2022 का 12,500 से हारे थे और जब बाई इलेक्शन हुआ और मंत्री जी की वाइफ चुनाव लड़ी थी जिनकी डेथ हुई, तो हम 10,000 वोट कवर के 2,000 कुछ वोटों से केवल हारे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट शो करता है। केदारनाथ में भले हम चुनाव हार गए, लेकिन उसमें 2 बड़े तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता। एक 4 महीने का जो बीच का टाइम था
सांसद चुनाव और एमएलए के बाई इलेक्शन का, उस बीच में 8,000 वोट काटे गए हैं और 4,800 कुछ वोट जोड़े गए नए, और उसके बाद हम हारे हैं। लेकिन 52% वोट बढ़ाने के बाद हमने जो केदारनाथ तक की यात्रा की थी बुराड़ी मंदिर के विरोध में, हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर हम केदारनाथ तक पैदल गए थे, भगवान भोले बाबा को जल अभिषेक हम लोगों ने किया हाँ, था। आपकी खुद की मौजूदगी थी, फिर भी वो सीट रह गई। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन 52% वोट बढ़ाना है, ये भी आश्चर्य नहीं है। आपके लिए भी एक रिसर्च का विषय और मेरे लिए भी। अभी तक हमने जो मेरी राजनीतिक यात्रा है पिछले 28-29 सालों की, हमने यही महसूस किया है कि 5-6% वोट अगर स्विंग करता है इधर से उधर तो हार जीत हो जाती है। लेकिन यहाँ 51 पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ाने के बाद कांग्रेस चुनाव आ रही है। हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन हम जीते नहीं। इस बात पे हम लोग आजकल लगे हुए हैं। वो जो कौन हैं 4,800 कुछ वोट, और वो कौन 8,000 वोट हैं जो काटे गए, ये भी एक रिसर्च का इस समय, क्योंकि पूरे भारत में चुनाव कमीशन जो है शंका के घेरे में है। और जो तथ्य राहुल गांधी ने दिया है, वो जितने बड़े पत्रकार जिनको मोदी की सरकार ने घर बैठा दिया है, रवीश कुमार से अभिसार शर्मा से लेकर प्रसन्न वाजपेयी से लेकर तमाम बड़े जो पत्रकार जो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी कोई गलती होती थी सबसे ज्यादा मुखर यही पत्रकार होते थे। लेकिन आज उनको मुखर होने का भुगतान आज करना पड़ा जब बीजेपी का शासन है, वो घर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकारों को मैं जानता हूं जो अब कहीं ना कहीं निराशा में है, या वो घर बैठे या वो किसी तरीके से अपना निजी कुछ ना कुछ चला रहे हैं। तो उन्होंने भी उसकी तारीफ की थी, राहुल गांधी की उस प्रेस की, कि इतनी बेहतरीन तैयारी के साथ और इतने तथ्यों के साथ उतने लाखों वोटर्स को कैलकुलेट करना, उसमें से ऐसे लोगों को निकालना कि जिन 4 राज्यों में वोट है और वोट डाले गए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जिनके उसी राज्य में 5 जगह चुनाव वोटिंग है और वो डाल के आए हैं। ऐसे घर को ढूंढ निकालना जो 10 बाय 12 का कमरा है, उसमें 80 लोग हैं। ऐसी बिल्डिंग को ढूंढ लेना जिसमें 200 से ज्यादा लोग एकोमोडेट नहीं हो सकते। 3,000 वोट उसमें इनरोल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं ही नहीं, उनके वोट होना, बहुत ऐसे लोग जो थे उनके वोट कट जाना या उनके बूथ बदल देना, उनके पास जानकारी होना, बीएलओ का उनको सूचना ना देना जबकि नियम है। तो इन सारी चीजों को तथ्यात्मक ढंग से राहुल गांधी ने रखा और आज इलेक्शन कमीशन शंका के घेरे में है। और हमको लगता है कि जो ये हारें हो रही हैं, जब मैं पहली बार ब्लॉक प्रमुख बना था 2003 में, भाई लोग चावल चढ़ाते थे, फूल चढ़े दुकानों से निकल के माला। आज वो उत्साह नहीं है। कोई जीत रहा किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई हार रहा किसी को कोई मतलब नहीं। निराशा है क्योंकि आदमी जिसको वोट दे रहा हो तो जीत ही नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे संकेत हैं और जो है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, जो अभी पंचायत चुनाव में हुआ, नैनीताल, बेताल घाट, दोराहाट, आप या मैं जो एक आम नागरिक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरीके की लूट को और कैमरे में दिखा जा रहा है, तलवारें रखते हुए, तलवारें निकलते हुए, सीएलपी को थप्पड़ मारते हुए, लोगों को लूटते हुए दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार था वो टॉलरेट करने लायक नहीं है और ये गलत दिशा में जा रहा है। उसके अलावा बेताल घाट में गोलियां चलना, 16 लोगों पे गैंगस्टर लगना, केवल 9 की गिरफ्तारी होना, 35 दिन तक जिसको गोलियां लगी उसका बयान पुलिस ने नहीं लिया। तो ये किस ओर को हम जा रहे हैं वो है। और उत्तराखंड के इलेक्शन कमीशन पे जिस तरीके से 2 लाख का अर्थदंड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, वो सारी चीजों को खोल देता है। सर, आपके कहने के अनुसार ये है कि प्रदेश कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से जो है प्रदेश अध्यक्ष के कंट्रोल में है। निश्चित ही मैं इसलिए भी कहूंगा कि जो स्थितियां 2022 से पहले थी उसमें काफी कमी है। और देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, राहुल गांधी और खड़गे जी सबसे शीर्ष नेतृत्व में समय है। उसके बावजूद भी कभी कभी जब मीटिंग्स होती हैं उनकी बात पे दूसरा आदमी जवाब देता है। ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि अगर सहमत नहीं है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप पार्टी में नहीं है। और अगर बातचीत होती कोई दिक्कत, लेकिन बीजेपी में जो चल रहा है वो सामान्य नहीं है। रितु खंडूरी जी के विधानसभा में एक आंदोलनकारी के पत्र पे नितिन गडकरी को पत्र लिखा जाता है, जिक्र होता है, और वो शख्स रितु खंडूरी जी पे टिप्पणी करता है कि वहां विकास नहीं किया, यहाँ भेजी गई, यहाँ भी नहीं किया, और हमारी चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है। ये बीजेपी में होता है, कांग्रेस में नहीं। दूसरा, त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार के सांसद हैं, खनन पे 2 बार लोकसभा में मामला उठा चुके हैं और गंभीर चीजें उन्होंने लगाई हैं। इवन पेपर लीक में सबसे पहला बयान उन्हीं का था
सीबीआई जांच का। उनके ऊपर कई टिप्पणियां संगठन के लोगों ने की, पदाधिकारियों ने की, उनके प्रवक्ताओं ने की, और उसके बाद जब आंदोलन चला और सक्रियता से भी हमने उनका मुख्यमंत्री का आवाज भी घेरा, उसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाती है अचानक। तो ये त्रिवेंद्र के कहने पे नहीं भी, लेकिन एक इंडिविजुअल कहूंगा या एक निर्दलीय विधायक के जाने के बाद ये घटना घटती है, पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती है, तो वहां स्थितियां सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री जब ये कहता हो कि मैंने बचपन में मछलियां पकड़ी और मेरे को इस बात का अच्छे से भान है कि जो मछली ज्यादा बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है, उनका इशारा किसकी तरफ था मसूरी की उस मीटिंग में, ये सबको पता है। तो बीजेपी में बहुत ज्यादा हसल पसल है इस समय, कांग्रेस सामान्य है, कांग्रेस में चीजें मुझे बहुत नॉर्मल दिखती है। अच्छा सर, कांग्रेस में इतना नॉर्मल है, और अभी रिसेंटली जो है कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं हरीश रावत जी, जी उनका एक बयान आया है जी जिसमें वो कह रहे हैं कि संगठन का सृजन जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्राह्मण कर सकते हैं। क्या देखिए उनका मतलब, आप उसमें कितना सहमत हैं? देखिए उन्होंने उसी बात को कहा जो नवसंकल्प में है, क्योंकि जो पिछला हमारा गठन हुआ था जिलों का, उसमें कुछ चीजें रह गई। जो परसेंटेज ऑफ कास्ट होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि नया एकदम से पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी थी, सिर पे चुनाव खड़े थे, तो जो भी यूथ और एनएचवाई के हमको तेज तर्रार लोग दिखे, हमने उनको एकोमोडेट किया। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने कास्ट कॉम्बिनेशन उसकी बात कही है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी जो उन्होंने कहा है, उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं। और कांग्रेस पहले भी ब्राह्मणों का जो है सम्मान करते रही, भाई गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद केसी पंत, उसके बाद आप आ जाइए हेमवती नंदन बहुगुणा, फिर आ जाइए आप नारायण दत्त तिवारी जी, फिर उसके बाद आ जाइए आप विजय बहुगुणा जी, उसके बाद आप देख लीजिए इंदिरा हृदय जी, किशोर उपाध्याय जी, ये सब शीर्ष पदों में बैठे हैं। और नीचे के संगठन में भी कम बेस यही है। पहले सफेद टोपी पहनता कौन था? नहीं, वो तो सब पुरानी बातें हो नहीं चुकी नहीं, हैं, लेकिन आज अभी भी, रिसेंटली अभी जो उन्होंने रिसेंटली, जैसे अभी तो बोला इंदिरा है। जी की डेथ तो अभी 3 साल पहले हुई है सर। किशोर उपाध्याय जी भले ही आज बीजेपी में चले गए, वो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, और आज भी जो है हमारे उपाध्यक्ष जो है, संगठन उपाध्यक्ष जो है वो दसमाना जी, वो ब्राह्मण है। इससे पहले चाहे आज वो बीजेपी में चले गए, मथुरा दत्त जोशी वो ब्राह्मण थे, वो जो मेरा संगठन देखते थे। तो कांग्रेस में चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, उन सबको महत्व दिया जाता है। और रावत जी का इशारा इस ओर है कि जब ये 27 लोगों की नियुक्तियां हों, तो उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को बढ़ोतरी दी जाएगी। जैसे पिछले बार केवल एक थे, इस बार वो चाहते हैं कि जितने उनकी जनसंख्या है एटलीस्ट उसके आधार पर जो योग्य लोगों को आगे बढ़ाया जाए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। या किसी खास को तो नहीं लेके आना चाहते हो? देखिए, अब ये उनके मन में क्या है इसको तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको अपने सुझाव देने का अधिकार है। देखिए, ये किसको नियुक्ति मिलेगी किसको नहीं मिलेगी नियुक्ति, ये करण मेहरा का अधिकार भी नहीं है। भले ही मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरा काम केवल सुझाव देना है और अपनी एक जो मेरी प्रायोरिटीज है उनको पार्टी को बताने का अधिकार मेरा जरूर है। लेकिन जो असली जो लास्ट मोहर लगेगी या जो लिस्ट डिक्लेयर होती है, ये पूरी तरीके से हाईकमान का जो है निर्णय होना है। और सुझाव देने का अधिकार करण मेहरा को भी है, हरीश रावत को भी है, प्रीतम भाई को भी है, मेरे बड़े भाई गोदयाल जी को भी है। तो हमारा काम ये है, जो हम लोग को यहाँ तक पार्टी लेके आई है, कि हमको जो सही लगता है उस बात को हम अपने पार्टी फोरम पे रखें। अच्छा, डिसीजन मतलब होगा केंद्र से ही? देखिए, हाईकमान हमारा एक प्रोसेस है काम करने का, और मैं खुश हूँ इस बात को लेकर कि 6 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। उसके अतिरिक्त जो दिल्ली कमेटी में हमारे उत्तराखंड से लोग हैं, जैसे आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी हैं, वो AICC के वो हैं, सचिव भी हैं और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भी हैं। उसी तरीके से गुरदीप सप्पल जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो उत्तराखंड से बिलोंग करते, तो उनकी भी राय ली गई। साथ में आदरणीय गणेश गोदयाल जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी और मैं, हम सबको बुलाया गया। सबसे अलग अलग मिलकर हाईकमान ने हमारी राय ली है और अंतिम निर्णय जो
अपने अनुभव के आधार पे, और यहाँ की और भी कई तरीके होते हैं पार्टी के अंदर, वो जैसे आपने देखा होगा उन्होंने सिविल सोसाइटी से भी राय ली है, हमारे प्रभारी आए थे हर जिले में, उसके अलावा उन्होंने दुकानदारों से, आप जैसे पत्रकारों से, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे, और इवन अपने कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स वहाँ गई होंगी उनका मंथन हुआ होगा, फिर हम लोगों की राय सबकी ली गई, उसका मंथन करके जो बेस्ट रिजल्ट आएगा उसको हाईकमान फाइनल करेगा। अच्छा, 2027 चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, फिर आपने वो प्रश्न किया है जो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, और हाईकमान ही फैसला करता है कि कौन सीएम होगा। सजेशन तो प्रदेश से मांगे जाएंगे। सजेशन मांगे जाएंगे, और मेरे को लगता है कि विधानमंडल दल जब बन जाएगा उसकी राय भी ली जाएगी, वही तरीका भी है। और हिमाचल इतना बड़ा उदाहरण है, वहाँ सुक्खू साहब को एकदम से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो पार्टी को जो सूट करता है उस समय के हिसाब से, आगे के कुछ वर्षों के हिसाब से पार्टी उस पर निर्णय लेगी, और हम सब लोग पार्टी का जो निर्णय हो उसके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार सत्ता दल के सामने जो है कमजोर दिखती नजर आ रही है पिछले कुछ टाइम में, और खास तौर से जब लास्ट कांग्रेस जो पावर में थी तो उसका असर अभी तक बना हुआ है या कुछ बदलाव हुए हैं उसमें? देखिए, क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन मैं आपसे 2-3 चीजें पूछता हूँ। जब मैं अध्यक्ष बना था 3 महीने बाद चंपावत का चुनाव था, एक शर्मनाक हार हुई थी, लगभग 50,000 वोटों से हारे थे। उसके बाद बागेश्वर के चुनाव में हमने इम्प्रूव किया, हम 12-12,500 से जिस सीट को आ रहे थे, और मंत्री, बीजेपी के मंत्री के मरने के बाद, उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने के बाद भी 10,000 वोट कवर करने में कामयाब रहे। उसके बाद हमने हरिद्वार और बद्रीनाथ के चुनाव जीतने का काम किया, तो ये कमजोरी नहीं है, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है। अब मैं जानता हूँ इस बात को, जिस तरीके की भगदड़ इस समय बीजेपी के अंदर मची हुई है, वो भले ही सत्ता के लालच पे डरा धमका के किसी की ज्वाइनिंग करा लें, लेकिन बीजेपी की हालात ठीक नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने कैडर के बल पे कह रहा हूँ, इसको अपने दम पे नहीं कह रहा। जिस तरीके से आज कांग्रेस का कैडर लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरीके से मुखर है, आप देखिएगा रिजल्ट्स ऐसे आएंगे कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? देखिए, हम टारगेट तो 70 का करेंगे, क्योंकि हम किसी भी सीट पे बहुत आसानी से छोड़ने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी तक के राज्य बनने के बाद के सबसे बेहतर रिजल्ट इस बार आएंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो है 2027 में देखने को मिलेगा कांग्रेस का अभी तक का। लेकिन सत्ता दल तो ये भी कह रहा है कि कांग्रेस के पास 70 सीटों पर लड़ने के लिए 70 उम्मीदवार, स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं है। देखिए, ये बौखलाहटी तो है। आपको याद होगा जिसमें बद्रीनाथ का चुनाव हो रहा था, इनके जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने बयान दिया था जमानत नहीं बचेगी। 14% वोटों से हमने बद्रीनाथ का चुनाव जीता, इनकी सरकार रहते हुए, जहां से महेंद्र भट्ट खुद आते हैं, जहां हमारे एक पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी बीजेपी ज्वाइन कर गए, और बहुत बड़े एक ग्रुप को बीजेपी ज्वाइन कराई गई प्रेशर में और कई चीजों में, लेकिन हम चुनाव जीते। हरिद्वार में जो नंगा नाच प्रेस ने, हमने, सबने देखा, मंगलौर का जब चुनाव हुआ था, जिस तरीके से बूथ लूटे गए, जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों को वोट नहीं डालने गए, उसके हमारे पास वीडियोज हैं। महिलाओं के नकाब उतारे गए, उसका पीटा गया मर्द पुलिस के द्वारा। कांग्रेस के सीएलपी जो जिसके पास कैबिनेट का दर्जा होता है, उसकी गाड़ी अंदर नहीं जाने दी गई। यतीश्वरानंद जो हारे हुए विधायक हैं, उनकी गाड़ियां हर बूथ पे जा रही थी। उसके अलावा हरियाणा की गाड़ियां हर बूथ पे देखी गई। मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ आपके एक पत्रकार साथी को, नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, खाली कास्ट ले लेता हूँ, राठी जी। वो अगर नहीं जाते तो 2 बूथ वो भी हमारे लूट रहे थे। उनके जाने से थोड़ी स्थितियां सामान्य हुई, और हम केवल 400 वोट से जीते। उन परिस्थितियों में भी जीते क्योंकि मैं, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरीश रावत, काजी निजामुद्दीन, हम सारे लोग साथ मिलकर वहां लड़े थे। यशपाल आर्या, हम दिन भर वहीं थे, तो हम जीतने में कामयाब रहे। इस बार के चुनाव में भी ये सारे लोग 6-7 जो बड़े लीडर्स हैं, ये साथ रह के चुनाव लड़ाने वाले हैं। थोड़ी बहुत राय मशवरे में दिक्कत होती है, जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, जरूरी नहीं आप मेरी हर बात से सहमत हो, तो अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। लेकिन जहां पार्टी को जिताने का और बीजेपी के कुशासन को देखकर बेटियां जिस तरीके से, आज भी ममता जोशी बहुगुड़ा गायब, 5 साल होने वाले भाई, श्रीनगर से गायब भाई,
हर उस मौके को नहीं गवाता जहां वो बोल सके। वो नाम लेता है बीजेपी के नेताओं के जिन्होंने जांच नहीं होने दी, आज भी उस बेटी का पता नहीं है। संतरेसा 14 साल की बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ, मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य है। 26 जून 2024 की बात है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी में पुतल की तारिया को सजा दे दी, लेकिन वीआईपी का पता नहीं। जिस लड़की ने ये लिखा कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि वीआईपी एक रूम था। इससे शर्मनाक क्या, लोग अन्न नहीं खाते, सबको पता है क्या हुआ है। उसका कमरा तोड़ना, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में डालना, रिजॉर्ट में आग लगना, और एक बार नहीं, आज आग लगती है और 17 दिन बाद दोबारा आग लग जाना। आपने उसको सिक्योर तक नहीं किया। वहां के जो फॉरेंसिक जांच के तथ्य थे उनको मिटाने की कोशिश हुई है। ये सब चीज लोग भूल जाएंगे। 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में है, एक 12 साल की लड़की के रेप के आरोप में और एक 14 साल की लड़की का 1 साल से मोलेस्टेशन करा था ट्यूशन के नाम पे, चंपावत, सल्ट। उसके अलावा दुख संघ के चेयरमैन आज इनके लाल कुआं के जमानत में बाहर हैं। 13 साल की बच्ची का 5 दरिंदे बलात्कार एसबीटी में करते हैं प्रदेश के राजधानी में। ये सब चीजें बचाई नहीं जा सकती, और है इस समय सत्ता है, इसलिए कई चीजें दब रही हैं, कई चीजें हो रही हैं। हमको पता नहीं है कि एक ही दिन में देहरादून के सारे अधिकारियों के जो हैं गनर्स वापस लिए गए, क्यों लिए गए, क्या घटना घटी थी पैसिफिक के पीछे रात को, किसको पता नहीं है। क्या मुख्यमंत्री की नाक के नीचे डीएम से लेके तमाम अधिकारियों के गनर्स हटा लिए गए एक ही दिन में? तो ये सामान्य घटनाएं नहीं है भाई। भले ही 1001 करोड़ रुपया जो है काम आ रहा है, चीजें दब जा रही हैं या महिमा मंडित हो जा रही है, हम भी समझते हैं, पब्लिक भी समझ रही है। जिस प्रदेश में इतनी भारी आपदा आई हो मेरे भाई, जहां हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो, देश का प्रधानमंत्री जो बार बार बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने आने का नाटक करता हो, मैं तो नाटक ही कहूंगा। कृष्णा माई की गुफा को अपना नाम दे दिया हो, जिसने 17-18 साल की तपस्या जो है 24 घंटे में धुल गई। कृष्णा माई का नाम लिखते हमको भी मान होता, सम्मान होता कि कृष्णा माई को सम्मान दिया। उस गुफा में आपने 24 घंटे ध्यान किया और उसका नाम मोदी गुफा रख दिया। और मोदी जी आए इस आपदा के बाद 1200 करोड़ की घोषणा करके गए। हालात ठीक नहीं है प्रदेश के, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है 1001 करोड़ रुपया अपने ब्रांड ठीक करने में, धाकड़ धामी और हैंडसम धामी बनाने में कर दे रहे हैं। इस प्रदेश में क्या हम इस स्थिति में हैं? ये भले ही कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ पत्रकारों को भी शायद नाराजगी हो जाए, लेकिन भाई आम आदमी सब देखता है, समझता है। और मुझे गौरव है, इस देश के सबसे पढ़े लिखे राज्यों में एक राज्य उत्तराखंड भी है। यहाँ का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कम ज्यादा जो भी है, साक्षर है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है, और हम पूरी ताकत से इन सारी चीजों को जनता तक ले जा रहे हैं, जनता समझ भी रही है। अच्छा, आपने बताया कि उन्होंने अपनी छवि को सुधारने के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन ये तो लगभग चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, हर जगह हर प्रदेश में ये होता आया है। मैं रोक रहा हूँ आपको। ये है मैं कि समय के साथ साथ पैसा कम ज्यादा हुआ होगा। नहीं, कम ज्यादा नहीं। हरीश रावत के उसमें 35 के आसपास, बहुगुणा जी का 32, 2.5 त्रिवेंद्र रावत का 70 के आसपास, तीरथ रावत का 5 करोड़, 70 करोड़ और 100। देखिए ये भी चल रहा है, ये इंडस्ट्री है, पत्रकारिता फ्री में नहीं हो सकती। मैं भी जानता हूँ कि खर्चे हैं, स्टाफ है, आने जाने का खर्चा लगता है, और लोगों तक, जनता तक चीजें जानी चाहिए। इसीलिए एड्स का जन्म हुआ, और ये हुआ कि भाई एड दिए जाए ताकि इन संस्थाओं को जीवित रखा जा सके। पहले भी चीजें हो जाती थी, क्यों आपने कोशिश की कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी हो, पियोन भी हो, घंटी बजाने वाला भी हो, झाड़ू वाला भी हो, क्योंकि आप नौकरियां बांट रहे थे। बनिए की दुकान नहीं है कि प्रॉफिट होने के लिए चीजों को कर्टेल करें। आप सुविधाएं देंगे। क्यों 5 रुपए का पर्चा था अस्पताल में, क्यों फ्री दवाइयां दी जाती थी? ऐसे तो वो भी एक स्कैम हो सकता है, लेकिन इसलिए कि हम फैसिलिटेट करें इस देश की, इस प्रदेश की जनता को, इसलिए उस तरीके की स्कीम्स बनाई गई। वो दूरदर्शी सोच थी। लेकिन आप 1000 करोड़, यार जिस स्टेट के की पूरी आपदा को ठीक करने के लिए 1200 करोड़ रुपए कुल केंद्र दे रहा हो, उस स्टेट में जहां हर 5वें महीने में या साल भर में 500 करोड़ रुपया तनख्वाह देने के लिए कर्जा लिया जा रहा हो, जो स्टेट
टोटल अभी तक के बनने में जितना खर्चा हुआ हो उससे 3 गुना कर्जे में डूब गया हो इन 5-6 सालों में। कर्जे में तो आज की डेट में सभी हैं। नहीं, इतना थोड़ा परसेंटेज भाई, आजादी से लेके 60 साल तक 50 लाख 50 लाख और आज 6 गुना बढ़ गए हैं कर्जे में। आप राज्य की वो स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपने भी 100 करोड़ कर लिया होता, महंगाई बढ़ी है, 1.5 कर लिया होता चलता, पर यार जिस राज्य को तनख्वाह देने के लिए कर्जा लेना पड़ा हो मेरे भाई, उस राज्य में आप 1000 करोड़ रुपया अपनी ब्रांडिंग में खर्च करेंगे, ये वाइज डिसीजन नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। मैं जानता हूं मेरे ज्यादा हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा है, मतलब अति है ये। जहां लोगों के पास आप दवाई नहीं पहुंचा पा रहे, जहां दूध एक्सपायर्ड दूध जा रहा हो बच्चों को पीने के लिए, जिस राज्य में 9 महीने तक भोजन माताओं के द्वारा जो भोजन दिया जाता है बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को, उसके टेंडर नहीं हो पा रहे हो, जिस राज्य की आर्थिकी बहुत कमजोर स्थिति में हो, उस राज्य में इस तरीके की लग्जरी नहीं की जा सकती। बहुत सारे वरिष्ठ ऐसे पत्रकार में हैं जिनको नॉमिनल मिला है मेरे भाई, बहुत ऐसे जिनकी दुकानें वैसे कहीं कुछ नहीं है, पर उनके जो आंकड़े हैं वो तो अब तो लिस्ट जारी हो गई, उसको आप पढ़िए, उसकी समीक्षा कीजिए। हम ये कहते हैं ठीक है, कोई संगठन चल रहा है, कोई, ये भी एक सामाजिक काम है, चौथा स्तंभ है, कहाँ से चलेगा? एड्स होने चाहिए, बट आपकी अपनी पॉकेट के हिसाब से तो हो। राज्य का आदमी भूखा मरे और आप जो है वही हो गया कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खिला दो, ये नहीं चलता। इसमें वैसे भी अधिकतर पैसा तो बाहरी राज्यों को गया है। वही मेरे उसी ओर को मेरा इशारा है। एक तो पैसे की एक लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद आपको राज्य के लोगों को पहले पोषित करना चाहिए। भाई राज्य का गठन करा क्यों? ये राज्य की अवधारणा जो है, जिसमें हम लोग जेलों में जा रहे थे, हम कई कई दिन जेलों में रहते थे, पुलिस के लठ हम खा रहे थे, उससे हमने ये थोड़ा सोचा था, हम तो छोटे थे उस समय, हमको तो ये था कि फुटबॉल भी मेरी होगी, क्रिकेट भी मेरा होगा, नौकरी भी मेरी होगी, व्यापार भी मेरा होगा, मेरी जमीनों में मेरा ही अधिकार होगा, मैं अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाऊंगा। लखनऊ को आदमी तय नहीं करेगा कि मेरे पहाड़ में खट्टी कैसे लगेगी। ये जिद थी मेरी। लोग सोचते थे ऐसे, अब तो ये मूवीज और टीवी देख के सबको सब पता है। मेरे को याद है जिस समय मैं कक्षा 2 में पढ़ता था लखनऊ में, मेरे एक सीनियर ने मुझसे पूछा कि यार पहाड़ में खाट कैसे लगाते हैं? उसके नजर में तो पहाड़ ऐसा था जो बच्चा ड्राइंग करता है, जिसके पीछे से एक सूरज निकलता था, एक नदी निकलती थी, तो बोलता खाट कैसे लगाते हो, लोटा कैसे रखते हो? वो आग थी हमारे अंदर कि मेरे राज्य का लड़का भी रणजी खेलेगा, मेरे घर राज्य की भी फुटबॉल की टीम पिथौरागढ़ ये फेमस हैं फुटबॉल के लिए, बॉक्सिंग के लिए, ये लोग भी इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाएंगे, नौकरियां मेरे बच्चों की मेरी होंगी। पर कहाँ? आज इतने वर्ष के बाद मैं तो अपने को ठगा हुआ महसूस करता हूं, जबकि मैं खुद लेजिस्लेटिव रहा। तो चीजें सामान्य नहीं है भाई, और राज्य के हिसाब से चलना चाहिए। एक बाबा को कुछ जमीनें दी जाती हैं जिसका टर्नओवर 35,000 से 40,000 साल था, वो अचानक 5,000 करोड़ कमा रहा है, 10,000 करोड़ कमा रहा है। राज्य को क्या मिल रहा है? आपके पास इतने संस्थान थे, रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, कोऑपरेटिव की कभी भी कोई आपने प्रॉफिट में नहीं देखा। 2 करोड़ मिनिमम उसका प्रॉफिट होता था, बेच दिया आपने। जो आपकी सोयाबीन फैक्ट्री घाटे में चलती थी हल्द्वानी, उसका खर्चा भी वो फैक्ट्री उठाती थी, आपने बेच दी। अब एमबीसीएल रामनगर जो फेमस है, मेरे जिले की है, हालांकि रामनगर से लगी हुई, जो 40 करोड़ 35 करोड़ 30 करोड़ 16 करोड़ का प्रॉफिट पर ईयर दे रही है, उसको आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। तो इनको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? भाई रामदेव के पास अपनी प्राइवेट टीम है, आपके पास तमाम आईएएस पीसीएस बैठे हुए हैं, आपके पास रिसर्च स्कॉलर्स है, आपके पास साइंटिस्ट हैं, आपके पास जड़ी बूटियों का पूरा भंडार है, पूरे जंगलात आपके पास हैं। आप पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते? आपकी अपनी स्टेट की ऐसी चीजें क्यों नहीं हो सकती जो पूरी दुनिया में जाएं? आप पेटेंट क्यों नहीं कराते गवर्नमेंट के नाम से कई दवाइयों का इत्यादि का, और क्यों उससे आप अर्निंग करके अपनी स्टेट की रीढ़ को मजबूत करना नहीं चाहते? क्यों आप इस एरिया को काम नहीं करें? नारायण दत्त तिवारी ने शुरू किया था, जेट्रोफा से लेके तमाम योजनाएं वो लेके आए, उनके पास विजन था। ये सारे सिटकुल्स की स्थापना नारायण दत्त तिवारी जी ने की। क्यों वो चीज नहीं बढ़ी? आज कितनी फैक्ट्रीज आई थी, कितना इन्वेस्टमेंट आया था, कितना वापस चले गया? कोई है? कोई बोलने वाला है इन चीजों में? बुद्धिजीवी भी नहीं बोल रहे। इन्वेस्टमेंट मीट 2-2 कर दी, एक त्रिवेंद्र भाई कर गए, एक अभी ये वाले भाई कर गए।
हासिल क्या है? करोड़ों रुपया लगा है। आपके इस देहरादून शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिसमें बीच में गमले नहीं लगे हुए थे। बिल्कुल। कहाँ हैं? उनको पानी देने की व्यवस्था नहीं की। वो गमले गए कहाँ? मेरे ख्याल से कई करोड़ के तो गमले खरीदे गए पूरे राज्य में। बिल्कुल। दुकानें, दीवारें पोत दी, नाच करते हुए कुछ दिखा दिए, कहीं पर कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। अब उनमें कोई थूक रहा है, कोई पीक मार रहा है। आपने सारा पैसा उड़ा दिया G20 से लेके इन्वेस्टमेंट मीट का। बेनिफिट क्या हुआ स्टेट को? केवल ये बेनिफिट हुआ क्योंकि उस समय अंकिता भंडारी और SSC भर्ती घोटाला गूंज रहा था पूरे प्रदेश में। आपने उसकी हवा निकालने के एक नया इवेंट किया ताकि सबका ध्यान इस पे चले जाए। फिर कुछ चीजें निकली, फिर आपने G20 स्टार्ट कर दिया। सारे पत्रकारों का, सारे बुद्धिजीवियों का ध्यान उधर चले गया, इश्यूज दब गए, बहुत सारी चीजें। और बीजेपी का ये काम करने का तरीका है, बहुत सीखने लायक चीज है। कहीं आप फंस रहे होते उससे बड़ी चीज कर दो, घटना कर दो, पहली वाली बात पे बातचीत ही बंद हो जाती है। और वैसे भी हमारी थोड़ी मेमोरी कमजोर है। और एक खुशी इस बात की है, एक नौजवानों का, नवयुवतियों का एक ऐसा माहौल इस समय स्टेट में बन रहा है जो इन चीजों पे आप बात करने लगे। जब मैं पहली बार विधायक बना था, बड़ी उम्मीदों से आया था 2007 में, पर 5 साल में ऐसा लगा यार क्या हो गया, इससे तो प्रमुख ठीक थे। और दिक्कत ये लगती थी कि एक मुन्ना सिंह चौहान, मिस्टर फोनिया, प्रकाश पंत, काजी निजामुद्दीन, हरीश, मैं, 7-8 ही लोग थे मेरे ख्याल से जो हाउस में बोलते थे। प्रीतम भाई, ये लोग तो सीनियर थे, प्रीतम भाई और इंदिरा जी। बाकी सुरेंद्र सिंह जीना स्वर्गीय, वो बोलता था। बाकी निराशा हुई कि 70 लोग जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो हाउस में कुछ बोलते ही नहीं है। किस तरीके से पब्लिक सेलेक्ट करती है ये भी समझ में नहीं है, मैं आज तक नहीं समझा। तो ये बहुत तकलीफ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब लोगों में चर्चा है, लोग बातचीत करते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि डेवलपमेंट की ओर को, एजुकेशन की ओर को, हेल्थ की ओर को, जॉब्स की ओर को लोग सोचेंगे, बात करेंगे। और जो नैरेटिव सेट किया है, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, इससे बाहर निकलेंगे। और बीजेपी के लिए क्वेश्चन बनाए हैं हमने कि जो जमीनों के घोटाले आपकी सरकारों में हुए हैं उस पर एक श्वेत पत्र की मांग हमने की है। 6/8 की मजार तोड़ के आप कुछ साबित नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ इसमें क्यों किया गया, क्योंकि मज़ारें जो हैं वो सूफियत की हैं, वो मुस्लिम समुदाय तो जाता भी नहीं। मज़ार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाते थे, क्योंकि वो सूफी, जैसे जो हमारी संत परंपरा है उसी तरीके से उस धर्म में एक सूफी परंपरा है। वो कुछ नहीं मानते, प्रेम मोहब्बत। जैसे हमारे साधु संतों के लिए कोई आ जाए उनकी शरण में, कुत्ता आएगा उतना ही प्यार है, इंसान आएगा उतना ही प्यार है, गौ माता को माता कहेंगे, अपनी माँ को माँ कहेंगे। एक अलग प्यार भरा वातावरण होता है संतों का, आध्यात्मिक। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि मज़ारों जितनी भी हैं वो जिस तरीके से बनाई जाती हैं, हर जो उनके लिए कहा जाता है कि वहाँ कोई ना कोई है उसके नीचे। नहीं भाई देखिए, मज़ार ये मिथ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मज़ार को लोग कब्र बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर जो है हमने तो यही सुना है कि ये इनकी मज़ार है, ये नहीं, उनकी नहीं, मज़ार ऐसा है जो जहाँ बैठा। जैसे मेरे गोयल जी को मैं मानता हूँ, गोयल देवता को बहुत मानता हूँ। चमड़ खान में भी गोयल है, ताड़ी खेत में भी गोयल है, चितई मंदिर में भी गोयल है, और जो हल्द्वानी के पास में हमारे वहाँ भी गोयल हैं। वो क्या है, गोयल उतनी जगह क्या दबाए गए या जलाए गए? नहीं, उनकी चौकियाँ थी। वो जहाँ जहाँ वो बैठ के न्याय करते थे गोयल देवता, वो उनकी चौकियाँ थी। उसी तरीके से जो संत, जैसा फूल साहब बाबा है, वो रानीखेत भी आते थे, गर्जिया भी जाते थे, तो दोनों जगह है। कालू सैयद महाराज गर्जिया माँ को अपनी बहन मानते थे। वो जब प्रवास में आते थे यात्रा, जैसे हिमालय में हमारे संत भी जाते हैं और इनके भी जो ये सूफी हैं वो भी जाते हैं, वो अपने को मुसलमान नहीं कहते। सूफियत अलग ही चीज है, एक अलग, उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है। वो माता गर्जिया के यहाँ भी बैठते थे, उसके बाद रानीखेत में भी उनकी चौकी थी, तो वो उनकी मजार उनकी कब्र थोड़ा है, वो उनको दफनाया थोड़ा गया वहां। लेकिन जिस तरीके से बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, ये तो देखो ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी का मामला है। उनके यहाँ आपने देखा होगा कहीं कहीं जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो खाली एक दीवार होती है, उसके सामने बैठ के नमाज करते हैं। कुछ जगह मस्जिद भी है। नमाज करने का तो सिंपल सा है कि वो मक्का की तरफ मुंह करके जो है
नमाज पढ़ेंगे। सर नहीं, उसमें भी मैं कह रहा स्ट्रक्चर की जहां पर बात आती है, उनका वो स्ट्रक्चर लगता है किसी बिल्डिंग की दीवार है, ऐसी भी बिल्कुल आपने वैसे जगह ही होता जगह है। बैठे रहते हैं। कहीं पूरी ढकी हुई मज़ार भी है, वो भी है, मस्जिद भी है। तो ये विषय नहीं है, विषय है कि आपका भाव क्या है, व्हाट इज योर फीलिंग्स बिहाइंड इट। और कई ऐसे हैं जहाँ हिंदू लोग जो हैं हमारे, आपने सैदुली सुना होगा ना, जागर लगती है हमारे पहाड़ में। जागर में कई इलाके ऐसे हैं, गढ़वाल के भी और मेरे रानीखेत से लगे भी 2-3 इलाके हैं, वहाँ सैदुली भी गाई जाती है। उसमें हिंदू के अंदर उनका प्रवेश होता है, जैसे हमारे नरसिंह भगवान का होता है, गोयल का होता है, देवी का होता है, लाखुड़ का होता है, वैसे उनके भी होते हैं। तो सैदुली भी गाई जाती है। तो वो आज से परंपरा नहीं है, वो 500-800 साल पहले से चल रही है। अब हम उसको, जो हिंदू उसमें आ रहा है, हिंदू के अंदर जो आ रहा है, मैं उसको मुसलमान थोड़ा कह रहा हूँ। और फिर नफरत किस बात की है भाई? यूएस में भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां तो पता ही नहीं चलता कौन है हिंदू कौन मुसलमान। ये डिफरेंसेस पैदा करके, एक डर पैदा करके हुआ है। आप याद करो 96 से पहले तो कहीं भाव ही नहीं था। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इंडिया से बाहर भी ये मज़ारों का सिस्टम कहीं नहीं है। देखो ना, जहाँ ये जहाँ नहीं ये जो नहीं मज़ार नहीं वाला जो नहीं नहीं सिस्टम नहीं है, नहीं गलत कह रहे हैं आप यूएस में देखिए कहाँ पे है, आप। भाई जहाँ आप रशिया में देखिए तो कहाँ वहां पे है। सूफी कहाँ थे? आपका बूमा कहाँ है? अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिबेट का ऐसा विषय है जिसमें मैं इसके अलावा कभी आपके संग बैठूंगा। बूमा की उत्पत्ति ये माना जाता है एशिया के ऊपर माना जाता है, जो केंद्र है। और सारे साधु संत हिमालय की ओर क्यों आते हैं? आप कभी देवबंद गए हैं? बिल्कुल। जब बरसात खत्म हुई है, या आजकल शायद जब मौसम खुला होगा, कभी देवबंद के फ्लाईओवर पे जाइएगा और अपनी नजर लेफ्ट साइड को करेगा, जब दिल्ली को जा रहे होंगे, आपको त्रिशूल से लेकर नंदा घूंटी से लेकर पंचचूली पर्वत तक दिखाई देगा। जहां जहां इबादत होती है उसका मुंह उत्तर पूरब की ओर को किया जाता है। अब इसमें कौन सा धर्म गलत या सही वो अलग चीज है, लेकिन अगर यज्ञ हवन जहां होता है उसके हवन की कुंडी का माप ले लीजिए, उसकी फिर उसके बाद जो चौथरी होती है उसका माप ले लीजिए, उसमें जहां हमारे क्षेत्रपाल और उनको बैठाया जाता है उसका माप लीजिए, और कितने किस कलर के फ्लैग लगते हैं, वो कलर किस किस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए ना। अब हमने चीजें भ्रष्ट कर दी, वो अलग चीज है। मेरा धर्म सब सारे धर्मों की माँ है, सनातन धर्म, इसी से सारे धर्म निकले, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन अलग अलग पंथ हैं। आज राजयोग खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग राजयोग में आज हैं। मूर्ति पूजा का उल्लेख एक राम जी जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं उससे पहले कहाँ है, बता दीजिए। शंकराचार्य जी ने अगर ये 4 शक्तिपीठ नहीं बनाए होते तो उससे पहले कहाँ मूर्ति पूजा का जिक्र है? कहीं किसी ग्रंथ में है क्या? हम सारे लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, ईश्वर से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, और सब में उसके स्वरूप को देखने की बात कही जाती थी। हमारे यहाँ तो स्वान की पूजा करी जाती है भैरव के रूप में, सांप की नाग देवता के रूप में, हर जीव की पूजा है, पौधों की पूजा है, सारे जड़ी बूटियों को लाने के नियम है। वैद से, किसी पुराने वैद से, नए वालों की मैं बात नहीं करता, पुराने वैद से पूछिएगा, क्या एकदम से उखाड़ के ले आते हैं? नहीं, पहले दिन सांझ को जाकर निमंत्रण दिया जाता है, बकायदा हमने सीखा है। निमंत्रण दिया जाता है कि आपको कल मैं किसी को स्वस्थ करने के लिए लेके जाऊंगा, अपने परिवार से आप बात कर लीजिए और मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी आवश्यकता है। दूसरे दिन जाके फिर उस जड़ी बूटी को लाया जाता है। आज की तरह थोड़ा ट्रैक्टर से रेत दिया पूरा का पूरा इलाका और निकाल लाए, उखाड़ लिया और पीस के बना दी। नहीं करेगा सफा नहीं आएगी, उसमें ताकत नहीं है। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, और ब्रॉडकास्ट में इस तरह की बात मैं करना भी नहीं चाहता, इस पर ही कई किस्म की बातें आ जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान ना हो, उस विषय को हमको नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि बीजेपी जो है थूक जिहाद, लव जिहाद, ये सब चीजें फैला रही है, क्या ये होना सही है? आप मैं यही कह रहा कि जिस देश की आजादी के बाद हमारे टीचर्स ने, नीति निर्धारकों ने बहुत सोच समझ के प्रोग्राम्स किए। आप भी जब स्कूल जाते होंगे, कितनी खुशी होती थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। किसने कहा गांधी बुड्ढा? हमने, आपने, आपके पेरेंट्स ने नहीं। एक पर्टिकुलर जमात थी जिसने ये बातें लोगों के दिमाग में डाली। 15 अगस्त, 26 जनवरी त्योहार से बड़े लगते थे, आज वो उत्साह है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, ये नाटक होते थे। नाटक होते थे प्रकृति को बचाने के, नाटक होते थे लड़कियों को कैसे शिक्षित करें, दहेज प्रथा खत्म करने के, नाटक होते थे साफ सफाई के,
नाटक होते थे साक्षरता के, कि भाई एक अनपढ़ था उसको ये दिक्कत हो गई, पढ़ा लिखा हुआ तो उससे ये बेनिफिट हुआ। ऐसे नाटक हमारे स्कूल के टाइम में होते थे, बहुत सोच समझ के की जाती चीजें। और ये दिखाया जाता कि एक सिख है, एक मुसलमान है, एक हिंदू, बड़ा प्रेम है, 3 दोस्त और मिलके उन्होंने दुश्मन का जो है ऐसी तैसी कर दी। वो प्रेम को डेवलप करने में बहुत साल लगे। छुआछूत थी इस देश में। मेरी पार्टी के नेता बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें सवर्ण भी थे, जिसमें एससी भी थे। गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों ने उसको लीड किया। जनेऊ आंदोलन चले, सहभोज के कार्यक्रम चले, छुआछूत को खत्म करने के लिए। और हम उस स्टेज में आए। मैं लकी हूं, उस समय जब मैं कॉलेज कर रहा था लगता ही नहीं था कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, सारे यार थे हम लोग। जिस समय पे इतना प्रेम फैलाया जा रहा था, हाँ। उसी समय पे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार भी हुआ। देखिए ये बहुत बात की बात है, मैं क्या करूं उसको, अब मैं उसमें भी आऊंगा, मैं आऊंगा उसमें, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी थी, आपकी और मेरी? जो मतलब आज आप और मैं पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी अपने घर में संस्कार दें। झगड़े से लड़ाई से बेनिफिट नहीं होता भाई। एक गांव में अगर 4 कास्ट रहते हैं, चारों लड़ी, वो गांव कभी नहीं बढ़ता। जिस गांव में प्रेम होता है वो गांव का डेवलपमेंट भी होता है, वहाँ माहौल अच्छा रहता है, एटलीस्ट एक दूसरे का चेहरा देख के हंसते हैं। अगर पड़ोसी से झगड़ा ना, वैसे जीवन नरक होता है। उस घर में रह भी रहे हो आप तो भी मन खराब होता है, उन्होंने कहा यार सुबह सुबह यार फिर इसने ये करा, इसने पानी गिरा दिया, इसने झाड़ू, इसने कूड़ा डाल दिया। यही होता है ना। प्रेम से रहें, कितना अच्छा जीवन है, क्योंकि जीवन एक लिमिटेड है, कुछ सालों का है। उसको भी अगर हम प्रेम और मोहब्बत से नहीं रह रहे हैं, शांति से नहीं रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो राष्ट्र में जहां 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जहां हम 110 करोड़ हिंदू हैं, पॉसिबल है 21 करोड़ को कहीं भेजना? और क्यों? इसी देश ने खान गफूर खान भी दिए, इसी देश ने अब्दुल हमीद दिए। अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेता कोई, जिसने पाकिस्तान के 5 पेटेंट टैंक तोड़े। खाली एक चैप्टर है 4वीं या 5वीं में, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को अमेरिका से दिए हुए पेटेंट टैंक तोड़े। लेकिन उस अब्दुल हमीद का केवल मुसलमान है नाम कम लिया जाता है। उनके ड्राइवर अन्ना हजारे, जिसने जोक बना दिया पूरे देश को, है लोकपाल। आज क्यों नहीं बात करता अन्ना हजारे? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके इस पॉडकास्ट में, वेयर इज ही? अब क्यों नहीं कहता लोकपाल? उनके चेले जो आज राज्यपाल बन गए, उनके चेले जो आज मुख्यमंत्री बने, वो भी आज लोकपाल की बात नहीं करते। कोई नहीं कर रहा। किसान मरे 750, वो आज भी बात नहीं करते, उस पर बात नहीं करते। इतने भर्ती घोटाले से स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, लड़कियां मर रही, बेटियां मर रही, वेयर इज अन्ना हजारे? क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, उसको प्रमोट किया गया। अन्ना हजारे ड्राइवर बड़ा बन गया, जिसने पेटेंट टैंक तोड़ के अपनी जान गंवाई इस देश के लिए, उसका नाम लेवा नहीं है। ये दुर्भाग्य है। आपने कश्मीर की बात की मेरे भाई, कश्मीर में आज के हालात देखो ना। 370 की बात आई थी, क्यों? इस पे कोई डिबेट करेगा पढ़ा लिखा आदमी कि क्यों 370 लगी? क्या राजा हरि सिंह के साथ हुआ? क्यों 370 लगी? क्या स्थितियां थी उस समय के, हालात क्या थे, उन पर कोई चर्चा करेगा? कभी राजा कर्ण सिंह की किताब पढ़िएगा। उन सब चीजों पे भी जाने की आवश्यकता है, चीजों को मोल्ड किया जाता है। आपके हिसाब और से 370 सही था? देखिए कुछ बेनिफिट तो थे देश को। आज क्या हो रहा है वहां लेह लद्दाख में? यूनियन टेरिटरी बनी ना, क्या हो रहा है? किसकी गिरफ्तारी हुई? कौन है वो शख्स जिसने देश का नाम रोशन किया, जिस पे एक मूवी बनी 3 इडियट्स? उनको तो मूवी के बाद ही लोगों ने पहचाना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उनको कई जो अवार्ड्स मेरे ब्रदर, यही मैं कह रहा हूँ ना, यही अवार्ड्स तो मिल रहे थे, तो अवार्ड्स बिना पहचान के मिल रहे थे। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यह है, आम हिंदुस्तान पब्लिक के सामने में तो उससे पहले हम भी नहीं जानते वो थे। किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी आपकी जमात की है। अब बुरा मत मानना मेरी बात करें, आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं आपसे, वो जिम्मेदारी हमारी चौथे स्तंभ की थी कि जिन लोगों को अवार्ड दिया, देख गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको अवार्ड्स मिले नेशनली इंटरनेशनली। क्यों हाईलाइट नहीं? और किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि आज हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी की बेटी मर रही है ना, हम उसमें भी राजनीति करते हैं। क्या कारण था? निर्भया मरी, पूरे देश के हर महिला पुरुष ने अपनी डीपी काली करी, कभी मोमबत्ती जलाई, न्याय दो बात हुई। निर्भया का भाई आज पायलट हो गया, उसकी अलग कहानी है। अपराधियों को सजा हो गई, वो अलग कहानी है। लेकिन निर्भया के उसमें कैंडल जलाने वाला, निर्भया के उसमें कंडोलेंस करने वाला अंकिता के टाइम पे गायब हो गया। दुर्गा वाहिनी, बीजेपी की महिला
मोर्चा, एक की कोई फोटो एक्सेप्ट वन जिसको पार्टी से निकाल दिया, ऋषिकेश की वो बहन हमारी, जिसने कहा उसको न्याय मिलना चाहिए, ये तो एक सीधा भी नहीं। अंकिता भंडारी का तो सीधा आरोप ही जो है वो बीजेपी के ऊपर नहीं, मैं लगता है। कुछ और कह रहा हूँ। हम इतने क्यों गिर जाते हैं कि मेरी पार्टी का आदमी गलत करे तो मैं बोलूंगा नहीं, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो और कुछ ने क्या हो तो मैं करूँ। और एक और दिक्कत है, आपने देखा हो जब शहीद आता है ना घर, चुनाव होता है तो लाखों की भीड़ दिखती है, और चुनाव के अगर 6 महीने साल भर बाद और 4 साल बाद चुनाव है तब कोई शहीद आता है तो गांव के लोग और कुछ रिश्तेदार और एक आध नेता जो आसपास के होते हैं उनके अलावा कोई नहीं दिखता। कभी इस पर ध्यान दिया क्यों होता है? ये इवेंट मैनेजर्स का काम है कि इसको कैसे करें। चुनाव में अगर अंकिता भी चुनाव के टाइम पे मरी होती तो बवाल ही कुछ और होता। देखिए अंकिता का दुर्भाग्य कि ऐसे समय में मरी कि उसमें चुनाव नहीं थे। मैं 12 दिन जेल गया। मैं इसीलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या ये केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, उन बहनों की जिम्मेदारी नहीं थी जो अच्छे दिन और कई चीज की बात करने के लिए घर घर गई थी। एक महिला मोर्चे की लेडी का कोई न्यूज, कोई कंडोलेंस, कोई आप दिखा देगा तो पत्रकार आप ढूंढ भी लेंगे, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। एक ने किया था, कुछ ऋषिकेश की बहन थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको पार्टी से बाहर कर दिया। इतनी हिम्मत हो गई कि अंकिता के लिए, न्याय के लिए कैसे बोल दिया। मैंने आपको तमाम गिनाए, ममता जोशी से लेकर उत्तरकाशी की 4 बहनें SC ST की, उनको पोक्सो एक्ट के तहत जो मिलना चाहिए था उनके पेरेंट्स को कोर्ट में लड़ने के लिए, वो नहीं मिला। ये 13 साल की बच्ची, ये मंडल अध्यक्ष संतरेसा, कहीं कोई भीड़ झगड़ा नहीं। नैनीताल में एक माइनॉरिटी के आदमी ने बलात्कार किया, पूरा प्रदेश का बीजेपी का युवा मोर्चा से लेके महिला मोर्चा तक वहां थी। क्या बलात्कार का न्याय भी पार्टी देख के होगा? तो ये हालात हैं। और जो आपने मेरे से बात कही, मैं कुछ चीजों में बड़ा कभी कभी तकलीफ होती है कि मैं निकला, अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली मैंने, और आज भाई बीजेपी में है खंडूरी जी, मनीष खंडूरी जी, हम 2 भाइयों ने मिलके गणेश गुदयाल जी के आशीर्वाद से हमने यात्रा निकाली। हम पूरे गढ़वाल घूमे पैदल, और मीटिंग्स में मैंने वहाँ की जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं या जिन्होंने नाम कमाया अलग अलग क्षेत्र में, उनके नाम लिए, और मैंने ये कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता कि तुम्हारी बेटी के संग ऐसा हो गया? लोग थूकेंगे हम पे, ये मैंने कहा, आज फिर रिपीट करो, लोग थूकेंगे हम पे कि हम अपनी बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार पे भी नहीं बोल रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि कोई आ रहा है। और विपक्ष का बोलना तो जरूरी भी है। हाँ, तो उस पार्ट को आगे का सारे तेलू रोतीली से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा जी से लेकर नेगी जी से लेकर तमाम वहां के पत्रकार, चित्रकार, म्यूजिशियंस, तमाम वहां के जो बड़े लीडर्स हुए उन लोगों के नाम लिए, वो सब भूल गए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो रावत जी मरे हमारे, उनका नाम भी मैंने लिया था। मैंने डोभाल जी का भी नाम लिया था, वो नहीं दिखा। उतना पोर्शन के लोग थूकेंगे पे, पूरे प्रदेश में पुतला जला दिया। अरे एक दिन मेरी बहनों पुलकित आर्या का भी जला लेते, उस VIP का भी जला लेते जो उस कांड का दोषी था। पहले तो ये कहना चाहिए था, बेटा तूने ठीक किया, गढ़वाल की बेटी के लिए तू सड़कों में पैदल चल। जनता लगातार एक चीज बोलती आई है, मतलब समझ सकते हैं हम एक आम पब्लिक के लिए कि वो उसको VIP के बारे में शायद ना मालूम हो। क्या विपक्ष को भी नहीं मालूम है कि वो VIP कौन है? देखिए नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि कई कानूनी अड़चने हैं, हम लोगों को अंदाजा है। ये तो पूछा जाना चाहिए कौन पुलिस अधिकारी वहां रहते थे उस रिजॉर्ट में, वो तो कैंडी फैक्ट्री थी। वो ये भी पूछा जाना चाहिए कि ये कैंडी फैक्ट्री रिजॉर्ट में कैसे कन्वर्ट हुई, पर्पज ऑफ लैंड कैसे चेंज हुआ, ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आग कैसे लगी, उस पुलिस की महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कमरे को VIP बताया। वो पटवारी बहाल हुए कैसे हुए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। रेणु बिस से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? सबूत मिटाने वाले से भी तो उसने तो कबूल किया था कि मैंने डोजर चलवाया, और ऑपरेटर ने भी बताया किसने चलवा दिया, उसका भी बयान हो गया। उसके बाद भी डोजर चलाने वाले भी तो सबूत मिटाने वाले ही हैं। कानून ये कहता है कि किसी ने अपराध किया है और उसके अपराध की सबूतों को कोई मिटाता है तो वो भी अपराधी है। तो उन बड़े शख्सों से, मुख्यमंत्री जी से और रेणु बिस से पूछताछ क्यों नहीं आज तक? अच्छा, अगर 27 में कांग्रेस आती है, आपकी पार्टी सत्ता संभालती है, तो क्या ऐसे मुद्दों पे निश्चित है
कार्रवाई होगी, निश्चित ही, जितने दोषी हैं वो जाएंगे अंदर। निश्चित ही। आपसे आज कह रहा हूँ, अगर हमारी चली, देखिए लड़ेंगे जरूर, लड़ते हुए दिखाई भी देंगे अपनी सरकार में भी। हमारा तो, मेरा तो है NS 74, आर्बिट्रेशन, पुरानी पेंशन बहाली, पुलिस पे ग्रेड, जिला विकास प्राधिकरण, सब आपके भाई के उठाए हुए प्रश्न हैं। मैं चुप होने वाला नहीं हूँ। हमारी सरकार आएगी, कोई मुख्यमंत्री बने, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि जांच हो, और वो भी मैं सरकार की नज़र में नहीं होने दूंगा। मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट की सिटिंग, ताकि बिल्कुल निर्भीक और निर्दोष लोग ना फंसें, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, और जांच ऐसी हो जो किसी से प्रभावित ना हो। इससे कमेंट कांग्रेस की भी आएगी, तो भी हम STF और ये सब नहीं करने वाले। करेंगे भी तो किसी हाई कोर्ट के जज की देखरेख में जांच होगी, ताकि सत्य हो। और जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने पार्टी बनकर काम किया है, और ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध किया, उनको जेलों के पीछे जरूर डालेंगे। अच्छा, ये इन मुद्दों के लिए तो आपने बता दिया कि आप जरूर इस पे कार्रवाई करवाएंगे। एक मुद्दा और है प्रदेश की जनता का, छोटा सा हमारा राज्य है जिसपे 2 राजधानियां हैं हमारी, तो क्या ये 2 ही बनी रहेंगी या दो कभी? आंसर है, 2 आंसर है। करण मेहरा से कहेंगे तो करण मेहरा तो राज्य आंदोलनकारी रहा है, भले ही मैंने प्रपत्र नहीं लिया, क्योंकि पेंशन वेंशन का लालच भी नहीं है। मैं विपिन त्रिपाठी जी के साथ जेल में रहा हूँ। मैं पुष्कर पाल सिंह जी जो बड़े आंदोलनकारी रहे, उनके साथ जेल में रहा हूँ। मेरे से पूछे तो मैं एक दिन में बनाऊंगा। और परिस्थितियां, हालात जो इस समय है, लेकिन वो स्नेह स्नेह होगी। आपको अधिकारी, देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। अगर वहाँ अधिकारी कर्मचारी जाएंगे तो बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज ठीक होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स को उसका एक सेट एजेंडा तैयार करना चाहिए, एक लक्ष्य तैयार करना चाहिए कि इतने वर्ष में हम रोडों का चौड़ीकरण कर लेंगे, हेली सर्विसेज को हम कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं आसपास, वो कहाँ स्कूल्स को जगह देंगे, काम बढ़िया हॉस्पिटल डेवलप करेंगे, कैसे हम उस एरिया को डेवलप करेंगे, ये बहुत ज़रूरी। कहाँ से पानी, ये सारी, और जैसे बिल्डिंग बन चुकी, अभी वहाँ क्या होता है, हम सत्र तो बुलाते हैं पर पुलिसकर्मी ठिठुरते रहते हैं ठंड में, सुरक्षाकर्मी, उनके सोने के लिए, उनके कम से कम उस कड़ाके की ठंड में खड़े होने के लिए ग्लास कवर्ड छोटे कमरे होने चाहिए जहाँ वो खड़े होकर देख रेख कर सके, वो अभी नहीं है। उन सारी सुविधाओं को डेवलप करके तय करते हैं 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कि इतने साल के अंदर हम उसको इस लायक बना देंगे कि राज्य का, देखिए गठन हुआ, इसको, इसका आंसर इसमें है। राज्य का गठन में जो मैंने अपनी बचपन की आपको बात कही, मुझे लगता है मेरी फुटबॉल मेरी होगी, खेल मेरा होगा, नौकरी मेरी होगी, व्यापार मेरा होगा, मेरे भाई बंधु जो है नौकरी में होंगे, और वो इतने संवेदनशील होंगे कि किसी बूढ़ी माँ को कहीं पर क्रॉस करते हुए देखे तो पुलिस का कोई आला अधिकारी भी अगर उत्तराखंडी है तो हाथ पकड़ के माँ को जो है रोड पार करा दे। ऐसी एक कल्पना थी। और उसके लिए लेकिन टाइम फ्रेम जरूर है, टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भाई इतने साल के अंदर ये सुविधाएं हम कर देंगे, और उसके बाद जो है राजधानी शिफ्ट होनी। देहरादून का दम घुट रहा है मेरी नॉलेज में, मेरे को तो लगता है दम घुट चुका है। मैं बचपन में आता था, खुशी होती थी देहरादून आने में। मेरे कई ऐसे पारिवारिक लोग हैं जिनके यहाँ मकान हैं, वो लोग रिटायरमेंट के बाद उनका, और कई लोगों का सपना होता था देहरादून बस जाएंगे, रिटायर होने के बाद का सपना यही था सबका। यही था। लेकिन आज देहरादून का हमने सत्यानाश कर दिया है, बिल्डर्स की वाहवाही है, आम आदमी का जीना हराम है। और मेरे को ये लगता है कि राजधानी पहाड़ की पहाड़ में होनी चाहिए, ताकि तकलीफों को समझा सके उस माँ का जो घास काट के पीठ में लेके कई किलोमीटर चल के अपनी गाय आप को तो इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं क्योंकि आप आंदोलनकारी रहे हैं प्रदेश के, तो क्योंकि ये पहाड़ी राज्य बनाया गया था, तो पहाड़ी राज्य की राजधानी तो पहाड़ में ही होनी चाहिए। उसके कारण भी है। आप पहाड़ में अगर अधिकारी रहेगा नहीं, उसको क्या पता किस बूढ़ी माँ को क्या तकलीफ है, क्या वहाँ के परिवार कैसे रहते हैं, कैसे वहाँ अस्पतालों की जरूरत है, और इस समय बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, अब इसी मुद्दे पे कांग्रेस के ही 2 बड़े लीडर्स के साथ मेरी बातचीत हुई थी कुछ टाइम पहले। हरीश रावत जी का कहना था कि अगर उनको पता होता कि उनकी सरकार गिरने वाली है तो वो उससे एक दिन पहले ही डिक्लेयर कर देते परमानेंट राजधानी गैरसैंण को, लेकिन उनको मालूम नहीं चला और एकदम से ऐसा हो गया, तो वो डिक्लेयर कर देते, ये उन्होंने कहा है। तो किस वजह से रुके हुए थे उस टाइम पे? देखिए, इस बात का उत्तर तो रावत जी देंगे, लेकिन इतना मैं जरूर तारीफ गोविंद सिंह गुंजवाल जी की और उनकी करता हूँ कि वहाँ जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्हीं की टाइम पे डेवलप किया गया। पहली, आपको याद होगा, जब पहली विधानसभा हरीश रावत ने कॉल की थी, वहाँ टेंट्स लगा के की गई थी, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
कांग्रेस ने उस समय दिया। उसके बाद उसमें 5% 10% का कुछ और हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। और उसकी तैयारी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं आपके पॉडकास्ट में आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी को धन्यवाद देता हूँ। उनका कोई लेना देना नहीं, हरिद्वार मंगलौर से विधायक हैं, वो प्राइवेट बिल लाए थे गैरसैंण राजधानी के लिए, ये साहस और किसी ने नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं। चली कभी आपके भाई की, तो उम्मीद करता हूँ जीवित रहा। मतलब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि चली तो, नहीं देखिए, मतलब इस समय मैं गवर्नमेंट में नहीं, नहीं गवर्नमेंट में देखिए नहीं है, उसमें भी लेकिन कई अगर गवर्नमेंट बनती है उसमें तो देखिए सामूहिक होता है। जब आप किसी चीज़ को करते हैं, उसमें आपकी कैबिनेट के साथी, आपके एमएलए, आपको सबको साथ लेना होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम माहौल बनाएं और बिना झगड़े के चीज़ें हों। तो क्या पूरी कांग्रेस नहीं चाहती है ऐसा हो कि नहीं, मैं गैरसैंण ये राजधानी बने? मैं क्योंकि मेरी सबसे तो बात नहीं होती, लेकिन जितने मेरे साथी हैं, मेरे साथी तो सबको, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लोगों का कहना है, जो मैंने आपसे कहा, कि वहाँ पहले रोड्स ठीक करना, पुलिस कर्मियों के रहने के लिए, 4th क्लास कर्मचारियों के रहने की जगहें बनाना, वहाँ और भी कई चीज़ें होती हैं, पानी की व्यवस्था होना, अस्पताल का व्यवस्थाएं तो होना। बहुत सारी करनी तो पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हल्के हल्के डेवलप कर देनी चाहिए। आपने वहाँ राजधानी बना दी, उसके बाद होगा कह रहे हो, तो वो बात नहीं आएगी। आप कर दीजिए। अधिकारी नान आज तो हाल ये है, हॉर्टिकल्चर का जो है डायरेक्टरेट रानीखेत में है और डायरेक्टर जो है देहरादून बैठ रहे हैं। लेकिन जब यूपी था तब डायरेक्टर वहाँ बैठता था। बिल्कुल। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ छोड़ के लखनऊ बैठ जाए। लेकिन राज्य बनने के बाद जिस राज्य में ये सोच थी कि अधिकारी खेतों में आएगा, इगाडा की तरह, इगाडा के लोग आते थे, वो खेतों में किसान के संग काम करते थे, सिखाते थे। तब चम्मच से ड्रिप, आज हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, वो 1960s में चम्मच से पानी दे के कैसे शिमला मिर्च और गोभी तैयार की जाती है, वो सिखा के गए हमारे क्षेत्र में। वो हाथ धोने के लिए खुद पानी, आज तो साहब के लिए टॉवल भी चाहिए, एक ट्रे में जग भी चाहिए पानी वाला, और जरा मिट्टी में हाथ लग जाए तो एक जग से हाथ धुलाने वाला भी चाहिए। प्रॉब्लम हम लोगों में आ गई है और उन चीज़ों को सुधारने में टाइम लगेगा। एक कम से कम एक आदमी, पवार साहब जैसा, परमार साहब जैसा, जो जिनने हिमाचल की नींव रखी, उस तरीके का एक आदमी उत्तराखंड को चाहिए। तो कांग्रेस के पास है ऐसा कोई? निश्चित ही सब होंगे, जो नहीं भी होगा उसको बना देंगे हम लोग। ये तो और अच्छी बात है। हम लोग बना देंगे उसको ऐसा, क्योंकि अच्छा, हरक सिंह जी से आपके संबंध कैसे हैं? हरक सिंह जी से देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके अंदर एक आग है। उस आग का सही इस्तेमाल सही डायरेक्शन में हो जाए तो लाजवाब। लेकिन आपने संबंध नहीं बताया कि आपके कैसे हैं उनसे। मेरे संबंध ठीक है, बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर रहे हैं भाई। हमारे CLP होते थे, मैं उनके संग विधायक था, तो संबंध तो है। लेकिन बीच में इधर उधर जब गए तो फिर संबंध खराब भी हुए। खराब क्या हुए, मतलब ये लगा कि यार पार्टी छोड़ दी। अब तो वापिस आ गए हैं। वापस आ गए और मेरे संग पूरी केदार यात्रा में, जब हम बुराड़ी के मंदिर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके लिए मैंने उनको थैंक्स भी कहा। अभी उनके फादर की डेथ हुई, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे अपने 10 दिनी बिरादरी में होता। हमारे यहाँ एक नियम है पहाड़ में कि अगर अपने 10 दिनी बिरादरी में किसी की डेथ हुई तो दूसरी की डेथ में आप नहीं जा नहीं सकते। जाते हैं। तो हम नहीं जा पाए, तो मुलाकात होनी है, फिर बातचीत होगी। लेकिन हमारी ठीक है, मतलब खराब संबंध नहीं है, अच्छे संबंध है। एक दूसरे की सुनते हैं। सुनते हैं, आपने देखा होगा CBI के जब छापे आपे पड़े, आप आई ही वॉज थे। द ओनली मैन जिसने उनके लिए दोनों बार वीडियोस डाली हैं, उनका साथ दिया। नहीं, ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि कुछ टाइम पहले इसी सीट पे हरक सिंह रावत जी बैठे हुए थे और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ साफ ये कहा कि गैरसैंण कभी राजधानी नहीं बन पाएगी। देखिए, अब उनका एक्सपीरियंस है, पर कुछ जिद्दी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके की दंस पहाड़ के लोग झेल रहे हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, स्कूल्स हों, उनको लेकर है, और अन्य चीज़ों को लेकर। टैक्स तो देहरादून का आदमी भी और धारचूला का आदमी भी बराबर देता भाई अपनी इनकम पे। लेकिन जो सुविधाएं यहाँ हैं वो वहाँ नहीं है। कपकोट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो क्या, वो उसको अधिकार नहीं है अच्छा जीवन जीने का? तो अलग अलग लोगों के मॉडल्स हैं काम करने के लिए। लोग कहते हैं पलायन रोको, मैं कहता हूँ आप पलायन रोक देंगे, आप मेडिकल दे दीजिए, आप वहाँ सर्विसेज दे दीजिए, आप वहाँ रोड्स अच्छी कर दीजिए। किसी को पागल कुत्ते ने काटा अपनी माँ अपने परिवार को छोड़ के, वो देहरादून या दिल्ली भागेगा? कभी भी नहीं। पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि आप चकबंदी कर दीजिए, आप गाँव तक अच्छी सड़कें दे दीजिए, उनके आसपास अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दे दीजिए। क्यों जाएगा कोई? अपने खेत की उगी हुई सब्जी नहीं खाएगा? लेकिन जब जब कांग्रेस की भी सरकार रही है प्रदेश में,
तब भी पलायन खूब हुआ है। सर देखिए, लेकिन कांग्रेस ने ईमानदारी से प्रयास किया। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हरीश रावत की सरकार में ही तिवारी जी ने तो जो किया उसका तो बखान ही नहीं कर सकता, पूरे 4 दिन चाहिए। उसके बाद एक छोटे प्रयास हरीश रावत जी के भी रहे। दूध में 4 रुपए का जो अतिरिक्त राशि दी जाती है पर लीटर, ये किसने शुरू की? हरीश रावत का प्रयास था कि गांव में अगर कोई बंदा या कोई बंदी 10 लीटर दूध तैयार कर रही है तो उसको 40 रुपए एक्स्ट्रा रोज मिल जाए। 1300-1400 रुपये महीने की एक्स्ट्रा इनकम कम नहीं है गाँव के लिए। उसका दूध भी बिक रहा है और उसको हर लीटर पे 4 रुपये मिल रहा है। ये आज भी मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने उसको बदला है। मेरा गाँव मेरी सड़क, उसके पीछे ये था, जो गाँव तो ऐसे रह गए हैं जो सड़क मार्ग से वंचित हैं, उनके लोगों को इवन प्रसूति रास्ते में हो जाती थी लोगों की, तो ये एक प्रयास था। करीब करीब 700 के आसपास सड़कें उस समय बनी। उसके अलावा मेरा वृक्ष मेरा मित्र, ताकि लोग प्लांटेशन करें, डेयरी के लिए चारा भी हो जाए और खेतों में पेड़ भी हो। खेत में पेड़ लगाने का, उसको बोना, 3 साल बाद उसमें 300 रुपये की अतिरिक्त राशि भी मिली थी। 1.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, जो 6 लाख लोगों तक गई। तो प्रयास किए गए थे, चकबंदी की कोशिश की गई, जो मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि हमारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और चकबंदी नहीं हो पाई। लेकिन चकबंदी एक बहुत है। हमने सहकारिता को बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि आप खेती को अभी हिमाचल में 1-2 जगह एग्जाम्पल में उन्होंने, जहाँ खेत बटे हुए थे और वहाँ बस चकबंदी है, लेकिन अभी क्योंकि परिवार बढ़ गए हैं, उन्होंने कोशिश की एक ही किस्म की वो वेजिटेशन बो रहे हैं और सारा सामूहिक रूप से कर रहे हैं। तो जिसकी 10 नाली, जैसे 100 नाली का चक है, 10 नाली आपकी है, मेरी 5 है, भाई जो तीसरे हैं उनकी 12 नाली है, तो उसको 12% का हिस्सेदार, आप 10% का हिस्सेदार, में 5% का हिस्सेदार टोटल इनकम में। तो सहकारिता से अगर खेती करेंगे तो भी ये तरीके हैं, अपनी अपनी सोच है। और मेरे बाद भी कुछ अच्छे ऐसे लोग आएंगे जिन पर और ज़्यादा परिष्कृत सोच होगी, कुछ मेरे पास होगी, कुछ मैं अपने सीनियर से सीखूंगा। तो मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड को एक काबिल राज्य बना सकते हैं। अच्छा सर, जो अभी तक कांग्रेस का विपक्ष में रहने का जो तजुर्बा है, इससे कांग्रेस क्या सीखी है कि अब वो सत्ता में कैसे आएगी? देखिए, कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, लगातार तो रही, इसलिए मैंने बोला ये लगातार रही। तजुर्बा अभी हाल ही इसलिए में। आपको ये जो लगा ना झटका हम लोगों को लगा, उसका रीजन ये था कि हमको लगता है कि सब ऑल इज वेल। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो मेरे साथ जो लोग आए हैं, वो लड़ाकू आए हैं। उनको लगता है कि नहीं, गलत हो रहा है, हमको अंकिता के लिए लड़ना है। आपको याद होगा जब इधर हरिद्वार में बाढ़ आई थी, लक्सर इत्यादि क्षेत्र में, मैं सबसे पहले पहुंचा था और कमर तक मैं पानी में डूब के काम कर रहा था लोगों के साथ। मेरे 3 दिन बाद मुख्यमंत्री गए, 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन बीच में गैप था, और प्रभारी मंत्री 1 हफ्ते बाद आए, सतपाल महाराज। तो ये करना पड़ेगा हमको। हम घुसेंगे तो सरकार की मजबूरी होगी घुसना। हम मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे तो सीबीआई जांच की संस्कृति होगी। बिल्कुल। आप 2-4 बच्चों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर करण मेहरा का 29 साल का एक्सपीरियंस है। और अच्छा ये क्या ईश्वर ने मेरे संग कि मैं 2 बार विधायक बना, दोनों बार विपक्ष में था, चाहे वो 7 से 12 हो, चाहे 17 से 22 हो, दोनों बार मैं विपक्ष में बैठने का मौका मिला। और ईश्वर ने मारा भी बहुत। अगर 2012 का चुनाव हराया, 78 वोट से हराया, ताकि मैं 5 साल तक सोचते रहूं कि मेरे से कमियां क्या रही। हाँ, ज्यादा की हार होती तो शायद से नहीं सोचते। हाँ, तो ईश्वर की कृपा है और लड़ने का जज्बा है। कुछ देखिए, अभी मैं कुछ कहूँ उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरे कुछ सपने हैं इस राज्य को लेकर, कुछ अवधारणाएं, उनको जितना भरसक प्रयास होगा उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाजपा का एक कहना और भी है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पे ही मुद्दे बताती है, धरातल पे कुछ नहीं कर पाते, जनता को अंदर कोई मतलब देखिए, बात नहीं पहुंचा पहले पाते। तो उनको खुश होना चाहिए अगर ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तभी तो आपको टिप्पणी कांग्रेस पर करनी पड़ी। आपको बताना पड़ा, हमको ग्राउंड में उतरना चाहिए। मैं प्रेस करके अगर मैं नंगा कर रहा हूँ आपको कि आप 50,000 की मशीन को 5.5 लाख में खरीद रहे हैं, या आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ में 9.5 करोड़ की मशीनें खरीद के 2 साल से डंप कर रखी, कि स्कूल में अस्पताल नहीं बने हैं, आपने 9.5 करोड़ की खरीद कर ली केवल कमीशन खाने के लिए, तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है ना। करण मेहरा नहीं कहता थाली पीट के जो है कोरोना भागेगा। हम वो नहीं है कि हम एसपी और डीएम को कहें शंख और थाली बजाओ और जो है कोरोना भाग जाओ। और ऐसे एसपी और डीएम भी हमने देख लिए आपके माध्यम से, जो थाली और शंख बजाते हुए गलियों में घूम रहे थे। आईपीएस और आईएएस जमात के लोगों से ये थाली और शंख पे पजवाते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस साइलेंटली काम करती है।
कांग्रेस शालीनता से काम करती है। हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा हमारे यहाँ गरम और नरम दल दोनों हैं, इसलिए सतर्क बीजेपी को रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जनता ने जब आप लास्ट टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जनता ने तो कांग्रेस को जिताया, लेकिन कुछ नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। क्या ऐसी संभावना दोबारा भी हो सकती है? क्योंकि आज आपका कहना यह है कि आप 70 सीटों पे बहुत स्ट्रांगली आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें आप निकालेंगे। तो जनता अगर दोबारा से कांग्रेस को चुनती है, तो ऐसा दोबारा होने की कितनी देखिए संभावना है कि फिर जीते हुए लोग जो हैं फिर से पार्टी देखिए, बदल दें? अभी बहुत जल्दी कुछ कहना, पर मैं एक बात आपको कहूँगा, शायद आपने ध्यान भी दिया होगा, पत्रकार हैं। ये पहला राज्य बना है जिसमें हर जिले में ट्रेनिंग हुई है। ये मेरे कार्यकाल के बाद ही भी आपने देखा होगा, देहरादून से हमने शुरू किया था, हर जिला मुख्यालय पे वर्कर ट्रेनिंग भी है। हम कैडर को तैयार करें। एक गलती हमसे ज़रूर हुई कि हमने लोगों को ज्वाइन कराया, लोगों को कांग्रेस में शामिल किया, विधायक बनाया, पर कांग्रेस की आइडियोलॉजी से हम उनको सहमत कराना चाहिए था, नहीं कराया। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जानता होगा, जो लोगों की परेशानी को समझता होगा, वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेगा। हमारा उद्देश्य एमएलए बनाना, एमपी बनाना कम है। कांग्रेस को अगर आप स्ट्रक्चरल वाइज देखें, तब तो ये भी नहीं पता था कि देश आज़ाद होगा, कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बनेगा, पता नहीं था। लेकिन लोग 12-12 साल जेल जा रहे थे, घर परिवार छूट रहे थे, मर रहे थे, कांग्रेस ही थी ना, वो कांग्रेस ही थी जो लड़ रही थी। और आज भी ऐसे लोग हैं सौभाग्य से जो इस काम को करेंगे। और जो आपने कहा, क्योंकि अब कैडर पे काम कर रहे हैं। देखिए अब राहुल जी क्या कर रहे हैं, वो करण मेहरा से पूछ के जिलाध्यक्ष नहीं बना रहे, क्योंकि गणेश तंत्र खत्म करना है। वो वर्कर को बना रहे हैं, और उसके लिए वो सिविल सोसाइटी से लेके, पत्रकारों से लेके, कार्यकर्ताओं से तक बात कर रहे हैं। और जब कैडर का संगठन आएगा ना बॉस, तो वो फिर ऐसी गलतियां नहीं करेगा। करण मेहरा का आदमी होगा, करण मेहरा के संग भाग जाएगा। कांग्रेस का आदमी होगा, करण मेहरा जब तक कांग्रेस जिंदाबाद कहेगा, करण के साथ रहेगा। और करण मेहरा जिस दिन छोड़ के जाएगा, उस दिन कैडर नहीं जाएगा, वो पार्टी में रहेगा। तो ये एक चेंजेस लाने की कोशिश पार्टी कर रही है, और इसके रिजल्ट देखेंगे। लेकिन उस समय भी जो लीडर्स गए थे, उसमें काफ़ी तो बहुत पुराने थे, जो कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानते थे, भाई उसकी आइडियोलॉजी को समझते थे। नहीं सर, अगर आइडियोलॉजी समझते तो अंकिता के मर्डर करने वाली पार्टी के साथ नहीं जाते। अगर समझने वाले थे तो उनको तकलीफ हो जानी चाहिए थी। अगर समझने वाले लोग थे तो 25 करोड़ से बने साइकिल के ट्रैक का 3 महीने में टूट जाने में उनको तकलीफ होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ही था तो कांग्रेस का आदमी गलत चीज़ों को सहन नहीं करता कभी। अगर वो सही थे तो जो इतना इकोनॉमी में डाउन आया है और जो ये सब कुछ चल रहा है अपने सामने है, वो देख रहे, वही है ना, अभी देख रहे हैं यार, 1001 करोड़ रुपये अपनी ब्रांडिंग में खर्च हो गया। उनको तकलीफ हो जानी चाहिए थी, और अगर हो गई होगी तो इधर होंगे कुछ दिनों में, और नहीं हुई होगी तो मैं उनको कांग्रेसी नहीं मानता। अच्छा सर, आपके जो मुद्दे हैं जी वो जनता तक आपको क्या लगता है कितने पहुंच रहे हैं, और आप अगले 1 साल में कितना पहुंचा देंगे? देखिए स्पीड अप हो रहा है, और मैं कह रहा ना, हमने चेंज किया, मैंने एक चेंज किया है, उसमें कुछ नाराजी भी हुई, लेकिन आप लोग सहमत हैं। पहले हम देहरादून ले आते थे 20,000 आदमी, अब 20,000 को 70 विधानसभा में डिवाइड करिए तो कुछ भी नहीं आता। साधन वाले, गाड़ी वाले, पैसे वाले पहुंच जाते थे, लेकिन जो गांव का असली जो हमारा वोटर है, जो बूथ पे काम करता है, वो नहीं आ पाता, तो उसके पास साधन नहीं है, और ना पार्टी के पास इतने साधन है कि सबके लिए गाड़ियां लगाई जा सकें। तो मैंने इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम किया। हमने उसको बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, इन पे हमने कार्य, न्याय पंचायत लेवल पे कार्यक्रम शुरू किए। उसका ही असर है, जो मैं कह रहा हूँ ना, इंप्रूवमेंट आ रहा है। कि बाई इलेक्शन भाई साहब मजाक है, धामी जैसे आदमी के मुंह से निकालना ना। बीजेपी ने 348 सीटों पे अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए, जिला पंचायत में 115 जीते केवल, बाकी हारे। भले ही उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष में क्या क्या होता है उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं, नैनीताल आपने देख लिया, और भी बहुत सारे, भले उसमें वो जीत गए हों, लेकिन जो मेंबर्स का जो सिलेक्शन था, इनने जिनको टिकट दिए 348 लोगों को, उसमें से 115 जीते। तो ये स्थिति इसीलिए आएगी कि कांग्रेस का जमीन का कार्यकर्ता लड़ने वाला है। वो समझ गया है कि धान की उठाई नहीं हो रही है, किसान के संग धोखा हो रहा है। वो समझ गया कि 50 किलो का कट्टा 45 किलो का रह गया और रेट बढ़ गए। वो समझ गया कि हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हैं। वो समझ गया कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 2200 स्कूलों को 695 स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है। बाकी बिल्डिंग्स किसको दी जाएगी, उस पर पैनी नजर आप भी रखें, हम भी रखेंगे। मुझे पता है वो कहाँ जाने वाली है, किसको मिलने वाली है। इस प्रदेश में
ड्रोन से दवाई भेजने का एक बड़ा प्रचार हुआ था, आपने शायद सुना होगा, बिल्कुल। और बड़ा उद्घाटन हुआ था कि ड्रोन से हम गांव तक उसका जहाँ डेमो सड़क भी है, देखा था। डेमो भी हुआ था। लेकिन आज कहाँ है? नोबडी इज देयर टू आस्क क्वेश्चन। मैं 3 बार प्रेस में इस बात को कह चुका, लेकिन जब मैं अखबार उठाता हूँ, कुछ उठाता हूँ, उसमें ड्रोन का जिक्र नहीं होता। फिर समझ में आता है यार, अब कहीं ना कहीं तो वो बोलेगा जो बोलता है, क्योंकि 1001 कम नहीं होता भाई, बहुत होता है। बहुत होता है। अच्छा सर, जनता की एक मांग बहुत पहले से चलती आ रही है सभी दलों से, मूल निवास। आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए, मैं सहमत हूँ मूल निवास और जो भू कानून है, इन दो का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन मेरी थोड़ा सा एक चीज में डिफर है। कोई कहता है 1950 के बाद, कोई कुछ कहता है। मेरा केवल इतना हम्बल रिक्वेस्ट एक है कि हमको उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने इस राज्य के विकास में साथ दिया है। जैसे आपको याद दिलाता हूँ, जब गोविंद बल्लभ पंत जी थे, पाकिस्तान बना था और वहां से कई लोग भगाए गए, हमारे खासकर सिख कम्युनिटी के लोग, सरदार लोग, उनको तराई में बसाया गया 60s में। और तराई के जंगल को मलेरिया में अपने परिवार के लोगों को मरता हुआ, उस समय मलेरिया बहुत था, मेरा फार्म था, मैं खुद, मेरे पेरेंट्स छोड़ के भागे क्योंकि मलेरिया से बहुत लोग मर गए घर के। तो वो उसमें टिके रहे और उन्होंने आज उन फार्म्स को बड़ा बना दिया, वो पैसे वाले हो गए। इसके लिए वो दोषी नहीं हो सकते ना। उन्होंने उस समय की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके आधार पर वहां काम किया। अब मैं कहता हूं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए एक रिसर्च होनी चाहिए, उसमें कुछ अधिकारी कर्मचारियों को भी लगाएं, कुछ बुद्धिजीवियों को लगाएं, और ये तय होना चाहिए किन किन को लेना है मूल निवास में, किन को नहीं लेना है। आप डेडलाइन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे लोग भी छूट जाएंगे। हाँ, इधर आप करिए उसको 70-75 में कीजिए, लेकिन जब आपका पाकिस्तान बना या बांग्लादेश बना, उसके बाद जिन लोगों को लाके बसाया गया, उनके भी अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि राज्य की और देश की उन्नति में उनका भी सहयोग रहा है। और उन्होंने सौभाग्य है कि उन्होंने भारत को अपना देश माना। चाहते पाकिस्तान ही रह जाते, चाहते बांग्लादेश ही रह जाते, लेकिन वो छोड़ के आए और यहाँ रहे। और हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर्स ने और यहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको उत्तर प्रदेश में जमीनें देके उनको बसाया, जंगलों को उन्होंने आबाद किया, तो उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, ये तो फिर भी कुछ चीजें हैं। अगर 1950 का कानून मांग रहे हैं जनता, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करके वही इन मैं लोगों कह के लिए भी किया जा सकता मैं है। वही कह रहा ऐसा हूँ। तो है नहीं कि मैं हम ये बोल रहे हैं कि नहीं इनको छोड़ दिया नहीं जाए। नहीं छोड़ मैं नहीं, ये हुई, उसमें बहस हुई, मेरे खिलाफ लिखा भी गया कुछ लोगों के द्वारा जिनको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार पद पे हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि सच बोलना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, मूल निवास लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें अभी कुछ चीज़ों पर निर्णय होने चाहिए, सोच समझ के, बैठा के और लोगों से बातचीत करने के बाद कि यार इनको लें या नहीं लें, या नहीं लेने के आधार क्या हैं और लेने के आधार क्या हैं, उस पर चर्चा के बाद इसको किया जाना चाहिए। ये राज्य के हित में होगा। अच्छा सर, ये अभी आपने देखा होगा जौनसार या हमारे कुछ और जगहों पे एसटी वो लगता है आरक्षण। कांग्रेस के टाइम की ही ये बात है जब ये कानून बना, और कांग्रेस ने तो उत्तराखंड बनने के बाद काफी समय कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में शासन किया है। तो इसके ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे जौनसार को ही लेके अगर मैं आपको बोलूं, तो वहाँ पे वो हमने उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट किया था, और उसमें भी ये हमने चीज़ें बहुत डिटेल में दिखाई हैं कि वहाँ की पूरी जनता को ये नहीं मिलता आरक्षण। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों में हमारी आजकल बातचीत चल रही है, और बेहतर व्यक्ति संजय जैन जी होंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं, नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए। इसमें केवल जौनसार नहीं है, थारू बुक्सा हमारे उधम सिंह नगर से लगे हुए खटीमा इत्यादि क्षेत्रों में और भी है, मतलब नजदीक है तो इसलिए लेकिन उनके अपने कानून अलग हैं भाई, जौनसार के कानून अलग हैं। देखिए, हर किसी की अपनी, हमारे देश में जो इतने सारे कल्चर्स उनको समावेश करने का काम किया गया, उसके कारण भी थे कि कल्चर भी बचा के रखें। कुछ पुराने, हर जाति उसके अपने अपने कानून भी हैं। कुछ जगह महिला प्रधान है, महिला पति घर आता है, महिला नहीं जाती है। वहाँ का व्यापार, वहाँ का बिजनेस, वहाँ का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको महिलाएं संचालित करती हैं।
उनकी ज़मीनों को खरीद केवल एसटी ही सकता है, ये सारे नियम हैं। और जो आपने बात की कुछ को मिलता कुछ नहीं मिलता, मैंने फिर वही कहा कि इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करने की आवश्यकता है कि क्या कमियाँ रह गई, और ये हो सकता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कमेटियों का गठन किया जा सकता है। अब जैसे इन्होंने अभी कुछ कानून बनाए जिसमें लिविंग रिलेशन, और ये उसमें इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, एसटी पे लागू नहीं होता। अगर कोई एसटी की लड़की को ले आएगा, शादी कर लेगा, मतलब रख लेगा, और वो उसको रजिस्टर्ड नहीं कराना है, कल को छोड़ देगा तो उसकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरा ये कहना है कि हमारा राज्य जिस तरीके का है, हमारा कानून भी उस तरीके का होना चाहिए। उसके उनको आप छोड़ नहीं सकते, राज्य का हिस्सा है। तो उन चीज़ों को लेते हुए यूसीसी बनाया जाता, उसको एक बार ढंग से बात की जाती, वो है ही नहीं। 2 लाख लोगों से बातचीत की, कहते हैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, मुख्य विपक्षी दल का, मैंने 2 पत्र लिखे थे उस मीटिंग से पहले, मेरे को मेरे पत्र का जवाब आज तक नहीं मिला। और आपने 2 लाख लोगों से राय ली कह रही, और मैं घूम रहा हूँ, गाँव-गाँव, इलाके-इलाके घूमता हूँ, कितनों से पूछ दिया गया तुम्हारे से कोई इसमें राय ली, कोई मेरे को अभी तक मुझे 20 आदमी ऐसे नहीं मिले जिनसे कोई राय ली गई। वो 2 लाख कौन थे? मैंने एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, कृपया करके अपने विभाग से उन 2 लाख लोगों की सूची उपलब्ध करा दीजिए। मैं और कुछ पत्रकार साथी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो सहमत थे, पर आज तक वो सूची भी नहीं मिली है। मैंने मीटिंग से पहले भी कहा कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या एजेंडा है, उसकी सूचना हमको दे दीजिए, ताकि मैं संविधान को पढ़कर और कुछ जो मेरे अपने तथ्य हैं उनको लेकर मैं वहाँ अपनी बात रख सकूं। बिल्कुल। मैं ब्लैंक पेपर की तरह नहीं आ सकता और यस सर हाथ खड़ा करने वाला इंसान नहीं हूं। भाई आप भी अगर कहीं जाएंगे, आप उस चीज जिस सब्जेक्ट पे बहस होगी उसकी तैयारी करके जाएंगे, भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेरा कानून क्या कहता है, मेरा संविधान क्या कहता है, तभी तो आप बहस करेंगे। सही बात है। लेकिन उस चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, दोबारा उसकी एक और चिट्ठी मैंने भेजी कि इसका आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया, लेकिन मीटिंग होने तक मुझे उस बातों का उत्तर विभाग ने नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ इस तरह की काफ़ी रही है। जी। अच्छा, मेरे को लग रहा है सर आपको लेट भी हो रहा है, काफ़ी बार आपने घड़ी देख ली है तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, किसी और दिन बैठ के उन पे चर्चा करेंगे। लास्ट में सिर्फ यही कि अब चुनाव आने ही वाला है और जनता इस पॉडकास्ट को देखेगी, तो आपका जनता के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। राष्ट्र के सभी लोगों को एक साथ रह के काम करना चाहिए, खासकर सनातन धर्म को पालन करने वालों। गौ रक्षा पे विशेष ध्यान दें। जिस तरीके की घटनाएं कल 2 दिन पहले बैल पड़ाव में रामनगर में देखी, वो ना हो। जिन लोगों ने गाड़ी पकड़ी उन्हीं के ऊपर मुकदमे हो गए, भले वो बीजेपी के हैं, ये गलत है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी ने गौ रक्षा के नाम पे चुनाव लड़े, आज वो सबसे ज़्यादा चंदा गौ मांस विक्रेताओं से ले रही है, और आज देश जो है दूसरे नंबर पर आ गया गौ मांस के निर्यात पे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं इस बातें भड़काने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बातों में ना आए। आपका, मेरा, हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि राज्य आगे बढ़े, हमारे बच्चों की नौकरियां सुरक्षित हों, हमारे अस्पताल अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, हमारा जो रहन सहन है ये उत्कृष्ट हो, बढ़े, अच्छा हो, हम आगे बढ़ें। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग को राजनीति में और राजनीतिज्ञों को देखना चाहिए जो काम करने वाले हैं। हमको जाति धर्म के झगड़े कराने वालों से बचना चाहिए। हमको जो डेवलपमेंट की बात करे, जो अस्पताल स्कूलों की बात करे, जो जॉब्स की बात करें, हमको उनका साथ देना चाहिए, और कैसे भारतवर्ष का हित हो वो काम करना चाहिए। और सनातन धर्मियों से एक और अपील आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि हमारा धर्म तो पौधों से लेकर जानवरों से लेकर सांप से लेकर कुत्ते से लेकर गाय हमारी माता है तक, हम पर्वतों की नदियों की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारे धर्म में नफरत का कोई स्थान नहीं है। हमको सबको साथ लेते हुए, हम अगर बड़े हैं ज़्यादा हैं तो हमको दूसरे लोगों को छोटे भाई के रूप में अपने साथ रहते हुए सबका हिम्मत बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल लास्ट है सर, वैसे मैंने इससे पहले भी कहा, लेकिन सत्ता दल के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा लालच तो है कि जैसा कर रहे हैं वैसे ही करें ताकि हमारे लिए आसानी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि जनता तकलीफ में है, और मैं चाहूँगा कि भर्ती घोटाले बंद हो, किसानों को मदद की जाए, और पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी उस पर काम करने का काम सरकार करे, ताकि लोग खुश हों कि हमने जिस राज्य का गठन किया, जिस राज्य को बनवाया, जिन उम्मीदों के संग बनाया, उन उम्मीदों को अब हम जमीन में उतरते हुए देख रहे हैं। ऐसा अगर सरकार करेगी तो हम साधुवाद देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। मुद्दे बहुत सारे थे, आज समय कम था, लेकिन किसी और दिन आपके साथ दोबारा तसल्ली से बैठेंगे। धन्यवाद सर थैंक आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।